Good morning everyone. Welcome in our YouTube channel Srimati Mahari Devi Tapadiya Girls College Jaswantgarh. Our discussing topic is dynamic and static analysis. तो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक ये रहेगा जिसमें हम आज ये जानेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक जो अर्थशास्त्र है, जो एनालिसिस है, ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। सबसे पहले स्टैटिक। स्थैतिक, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थैतिक। स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र हमारा आज का जो डिस्कस का टॉपिक, उसमें से हमने सबसे पहले जो लिया है वो है स्थैतिक। स्टैटिक इसको बोलते हैं, स्टैटिक। इस टॉपिक का मतलब है, यदि आप सिंपली देखोगे तो इसका मतलब स्थिर से होता है। स्थिर का मतलब रुका हुआ नहीं है। इसका मतलब है कोई भी इकोनॉमी चल तो रही है बट एक सिमिलर रेट से, एक समान दर से चल रही है। तो इस तरीके से स्थिर का मतलब रुका हुआ नहीं है, समान दर से चलती हुई अर्थव्यवस्था से इसका मतलब लगाया जाता है। समान दर से चलती हुई अर्थव्यवस्था। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं जिसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था चल तो रही है लेकिन एक समान दर से चल रही है, समय के प्रभावी नहीं होने के कारण, समय तत्व है, ठीक है, टाइम फैक्टर है, वो इफेक्ट नहीं कर रहा है किसी कारण से, जिसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो बिल्कुल एक सिमिलर रेट से चल रही है। और ये कंडीशन ही स्थैतिक अर्थशास्त्र की कंडीशन कहलाती है। इसके लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दी है। बात करते हैं प्रोफेसर मार्शल। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, एनी वर्किंग बट इनवेरिएंट सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफ स्टैटिक। यानी कोई भी कार्यशील किंतु अपरिवर्तनशील प्रणाली स्थैतिक अर्थशास्त्र कहलाती है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, एनी वर्किंग बट इनवेरिएंट सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक इकोनॉमी। कोई भी कार्यशील किंतु अपरिवर्तनशील प्रणाली यानी कोई भी कार्यशील किंतु अपरिवर्तनशील प्रणाली है जो किसको इंडिकेट करती है, वो स्थैतिक को इंडिकेट करती है। तो ये विचार किसके, ये प्रोफेसर मार्शल के। प्रोफेसर मार्शल के इस डेफिनेशन के अनुसार यदि मैं बात करें तो अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत क्या है, चल तो रही लेकिन एक सिमिलर रेट से, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंज नहीं हो रहे। यदि मैं यदि आपको शो करके दिखाना चाहूँ तो एक छोटा सा आप डायग्राम देखोगे, बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है आपको। इधर कर देते हैं ईयर, इधर प्रोडक्शन कर देते हैं, उत्पादन और ईयर, ठीक है। इधर लिख देते हैं, इधर कर देते हैं 1000 टन, ये इधर 2000 और इधर है ये 3000। ये 3 हमने आंकड़े लिखे हैं, टन में 1000 टन, 2000 टन और 3000 टन। और इधर ईयर में 2001, 2002, 2003। अब हम ये दिखा रहे हैं कि तीनों ईयर में, ठीक है, कैसा प्रोडक्शन हुआ है, 2000 टन का प्रोडक्शन हुआ है किसी वस्तु का। इसमें ये दिखाया गया है कि 2000 टन का प्रोडक्शन हुआ है। यानी आप इधर ऊपर मिलाओगे तो पता चलेगा कि 2000 में भी
इतना था, 1 में भी इतना है और 3 में भी इतना है। यदि हम इसको दिखाएं कि चेंज करके दिखाना चाहे तो चेंज करेंगे तो फिर इसको अप एंड डाउन, जो ये लाइन आ रहा है, जो प्रोडक्शन को शो करने वाली ये लाइन है, प्रोडक्शन लाइन इसको समझ सकते हैं अपन, तो ये सीधी नहीं रहेगी, ठीक है। ये OX हमारा जो अक्ष है, ठीक है, OX एक्सिस के ये पैरेलल नहीं होगी उस कंडीशन में। तो ये यदि हम इसको चेंज करने के दिखाएं इसको, तो ये इस तरीके से है, ये परिवर्तन को शो कर रही है, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि नीचे इसको यहाँ मिलाते हैं तो 2001 में 2000 टन से थोड़ा सा कम इधर मिलाएं हम तो लगभग यहाँ आता है। और देखें कि 2000 में तो लगभग ये 1 टन से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 1000 टन की है तो 1000 टन से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। और यदि इसकी बात करें 2003 की, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है, जो लगभग 2 टन के आसपास है। तो ये 2000 टन के आसपास दिखाया जा रहा है। ये है जो 1.2 टन के आसपास दिखाया जा रहा है, 1000 यानी 1200 टन मान लेते हैं इसको, 1200 टन के आसपास है। और ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है तो इसको 1600 टन के आसपास। ये तो इसका मतलब इसमें तो चेंज हो गया। तो हमें यही दिखाना है कि चेंज नहीं होता है। ये इस प्रकार का चेंज अर्थव्यवस्था में क्या होता है, नहीं होता है। सिमिलर रेट से चलने वाली अर्थव्यवस्था को इसमें अपने को क्या करना है, शो करना है। तो इस तरीके से सपोज करिए 3 साल एक जैसा प्रोडक्शन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हमने दिखाया कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, 2000 का चल रहा है, तो ये सिमिलर रेट से दिखाया गया है। तो ये शो करता है कि कोई चेंज नहीं हुआ है। अप एंड डाउन इसमें इस लाइन में होगा तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि चेंज हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थैतिक जो वर्ड है वो स्थिर नहीं है, क्योंकि इसके वर्ड्स का मतलब ये होता है कि स्थिर हो गया सब कुछ। तो स्थिर का मतलब रुक नहीं गया है, चल रहा है, लेकिन एक नियमित दर से चल रहा है, सिमिलर रेट से चल रहा है। अर्थव्यवस्था हमारी गोइंग है यानी चल रही है, बट एक सिमिलर रेट से, उसमें किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब प्रोफेसर पिगू की बात और कर लेते हैं। प्रोफेसर पिगू के अनुसार, प्रोफेसर पिगू कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की ऐसी कंडीशन जिसमें निम्न तत्वों में यदि चेंज नहीं हो तो वो स्थिति क्या होती है, स्थैतिक अर्थशास्त्र की स्थिति होती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं 3, मैं उन्हें तीनों का नाम लिखूंगा, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। पहला है रुचि यानी इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा है साधन यानी सोर्स, ठीक है। और थर्ड है टेक्नोलॉजी, तकनीक। तो अर्थव्यवस्था में इन चीज़ों में, तीनों में यदि चेंज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, साधन की बात हम बात करें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, रिसोर्सेस भी साथ में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साधन दोनों ये है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेन मुख्य रूप से यदि आप मानो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही समझ लेते हैं। तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। साधन में, टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या समझा जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक है। तो यानी स्थैतिक अर्थशास्त्र की स्थिति है। तो प्रोफेसर पिगू के अनुसार ये 3 चीज़ों में किसी प्रकार का यदि चेंज नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था कैसी चलती है, स्थिर चलती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा रुचि का मतलब होता है लोगों की आदतें, पसंद, ठीक है। यदि बदल जाए तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिल जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। सपोज करिए अभी लोगों की रुचि है जो अभी अचानक रुचि है जो स्पोर्ट्स में बढ़ गई है, तो मार्केट में स्पोर्ट्स से संबंधित आइटम की डिमांड अचानक बढ़ जाएगी। जो पहले नहीं चल रही थी अब अचानक बढ़ गई है, ठीक है। और अचानक इसी प्रकार से लोगों को जैसे मान लो कुछ खाने पीने का शौक होता है, ठीक है। तो खाने की बात करें तो यदि मीठा खाने का यदि शौक लोगों का बढ़ गया है तो मीठे वस्तुओं की अचानक डिमांड बढ़ जाएगी। और नमकीन का सपोज ये घट गया है तो उनकी डिमांड बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है, डिमांड में। तो अर्थव्यवस्था में ये मुख्य फैक्टर अर्थव्यवस्था के डिमांड एंड सप्लाई। तो इनमें क्या है, कहीं ना कहीं रुचि की वजह से अप एंड डाउन यानी परिवर्तन होता है, तो वो तो डायनेमिक होता है। लेकिन यदि परिवर्तन ही नहीं होगा, रुचि नहीं बदलेगी, लोगों की एक जैसे चल रही है वैसे ही चल
रही है, वो कंडीशन क्या है, स्टैटिक है, यानी स्थैतिक अर्थशास्त्र की है। साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यदि उनमें यदि परिवर्तन हो गया तो भी क्या होगा, आपको जो अर्थव्यवस्था की है जो स्टैटिक कंडीशन नहीं रहेगी। तो इन तीनों चीज़ों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन हो गया तो अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या होगी, वो बदल जाएगी। ठीक है, स्टैटिक की कंडीशन नहीं रह के डायनामिक की हो जाएगी। जबकि हम क्या करें, स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में इन तीनों चीज़ों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में यदि परिवर्तन हो गया है तो मांग निश्चित रूप से और सप्लाई निश्चित रूप से में कहीं ना कहीं परिवर्तित होगी। तो इसलिए पिगू के अकॉर्डिंग ये जो तीन चीज़ें, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्टैटिक कंडीशन वो नहीं रहेगी और आपकी डायनामिक की आ जाएगी। तो ये इस प्रकार के विचार है जो पिगू के, कि अर्थव्यवस्था में कि ऐसी कंडीशन जब इन निम्न तीन तत्वों में कोई चेंज नहीं हो तो वो स्टैटिक की कंडीशन होती है। ठीक है, स्थैतिक अर्थशास्त्री कंडीशन होती है। इसी प्रकार से मैं यदि बात करूं, एक और अर्थशास्त्री है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है स्टिग्लर। तो माफ़ कीजिएगा, ये जो अपने लेखक थे इन्हीं का नाम, ये स्टिग्लर की परिभाषा है, गलती से हमने इसका चेंज कर दिया है, ये है स्टिग्लर। अब हम बात करेंगे पिगू की। ये जो बात कही है स्टिग्लर की बात कही है, ठीक है। और जो थर्ड है प्रोफेसर पिगू। प्रोफेसर पिगू, इनके द्वारा जो बात कही गई वो कुछ ऐसे घुमावदार जो लच्छेदार बातें होती हैं ना, उस टाइप की बात कही हुई है। इनकी जो डेफिनेशन आई है जो स्थैतिक अर्थशास्त्र के लिए जो बताई गई है। तो बात करते हैं पिगू की। इनके अनुसार जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है, यानी जो वाटरफॉल होता है वो ऐसे तो सीधा नहीं आ रहा, वो पीछे से छोटे छोटे, जैसे पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे पानी के जैसे बूंदे रिस रिस के आती है, थोड़ा सा बड़ा आकार लेती है, जैसे नाली सी बनती है, फिर वो एक जगह आकर के बहुत बड़े रूप में एक वाटरफॉल के रूप में यानी झरने का आकार ले लेती है। ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशन वो क्या है, जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है वे सदैव बदलती रहती है, लेकिन झरने का स्वरूप नहीं बदलता है। ठीक है, जो झरने का जो स्वरूप बदल नहीं रहा है, यदि झरना ये माने कि 20 फीट की जो दूरी से लगातार गिर रहा है ना, 20 फीट की चौड़ाई में गिर रहा है, ठीक, ऊपर से 50 फीट ऊपर से गिर रहा है और 20 फीट उसकी चौड़ाई है, इस तरीके से पानी गिरा 20 फीट की चौड़ाई में गिर रहा है नीचे, तो 20 फीट ही है, लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर छोटे मोटे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे पहाड़ से ऊपर से नीचे झरना गिरता है। तो आपको थोड़ा सा डायग्राम के रूप में दिखाता हूँ कि इस तरीके से वाटरफॉल का सिस्टम इस तरीके से है। ये इसकी जो चौड़ाई है वो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाटरफॉल का हमने एक एग्जांपल लिया है। आप पानी आ रहा है, एक जितनी इसकी चौड़ाई उतने में आ रहा है, लेकिन जो पानी इधर उधर से कुछ इधर से कुछ इधर से, कुछ बूंदे इधर से आई तो कुछ इधर से, कुछ इधर से, इस तरीके से। तो कहने का मतलब है जो ऊपर से कोई पानी थोड़ा इधर से आ रहा है, कोई इधर से आए, कोई बूंद इधर से आए, कोई बूंद इधर से आए, इस तरीके से जब बूंदें मिल करके छोटी छोटी ये एक नालियों सी बनती है ऊपर पहाड़ के ऊपर, और इस तरीके से फिर झरने का स्वरूप इस तरीके से एक जैसा आ रहा है। तो कहने का मतलब ऊपर तो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, कोई पानी इधर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल एक सिमिलर जो है ना उसका आकार सेम ही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो ये छोटी छोटी बूंदें हैं ये अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कण हैं जिनसे कि अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हो रही, छोटे मोटे परिवर्तन है जिनसे कि अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है लेकिन ये मामूली से जो प्रभाव है जिनका कोई फर्क इस पर नहीं पड़ रहा है। ये स्थैतिक अर्थव्यवस्था को इंडिकेट कर रहा है झरना है, जो इसका जो आकार है ये कह रहे हैं कि ये इसकी जो दूरी है वो कितनी है, वो 20 फीट है। तो 20 फीट से ही लगातार गिर रहा है और कई सालों से गिर रहा है, तो इसका मतलब है स्थिर व्यवस्था की कंडीशन है, यानी गिर तो रहा है, चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, 20 फीट की चौड़ाई से गिर रहा है, उसमें कुछ नहीं हो, लेकिन पीछे से जो बूंदें इधर उधर से आ रही है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो कहने का मतलब ये अर्थव्यवस्था में छोटे मोटे चेंज तो हो रहे हैं, जैसे कि इधर ऊपर चेंज हो रहे हैं, पानी की बूंदें इधर उधर आ रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर रही। ये जो स्थिर अर्थव्यवस्था का जो है ना इंडिकेट करने का जो टॉपिक है, इन्हें जो अर्थव्यवस्था को छोटी वाली बूंदें प्रभावित नहीं कर रही है, अर्थव्यवस्था सेम रेट से ही चल रही है। तो इसका मतलब स्थिर अर्थव्यवस्था में भी छोटे मोटे तो परिवर्तन होते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर दे ऐसे परिवर्तन नहीं होते वो, तो इसलिए अर्थव्यवस्था एक सेम रेट से ही चलती रहती है। तो ये कंडीशन है जो पिगू के अनुसार जो दर्शाई गई है जो डेफिनेशन की। तो इसकी परिभाषा है जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता
बनता है वो सदैव बदलती रहती है, लेकिन झरने का स्वरूप है वो प्रभावित नहीं कर पाती है, झरने का स्वरूप वही रहता है। तो सिंपली इसकी आप डेफिनेशन यदि लिखना चाहो लिख सकते हो कि जिन बूंदों से मिलकर झरना बनता है वे सदैव बदलती रहती है, लेकिन झरने का स्वरूप वही रहता है। इतनी सी डेफिनेशन इसकी। तो ये आपने समझा इस तरीके से। अब हम बात करते हैं ऑल ओवर सभी परिभाषाओं की हम बात करें तो इनमें से एक ही बात निकल के आ रही है कि जो स्थिर अर्थव्यवस्था है वो एक डेड इकोनॉमी की ओर हमें इंडिकेट नहीं करती, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था की ओर या बंद अर्थव्यवस्था की ओर हमें जो इंडिकेट नहीं करती है, लेकिन ये ज़रूर बताती है कि अर्थव्यवस्था चल तो रही है लेकिन एक समान दर से। अर्थव्यवस्था में कहने का मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था में यदि कोई चीज़ चल रही है तो वह बिल्कुल क्या चल रही है, एक सिमिलर रेट से चल रही है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं। तो ये स्टैटिक की कंडीशन थी। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के जो छोटे मोटे चेंज होते हैं लेकिन वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो क्या रहती है, लंबे समय तक बनी रहती है। अब हम बात करते हैं स्थैतिक अर्थशास्त्र के प्रकार के, टाइप्स ऑफ स्टैटिक इकोनॉमी। स्थैतिक अर्थशास्त्र के प्रकार, इसके 4 प्रकार है। आज हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है माइक्रोस्टैटिक। व्यष्टि स्थैतिक, यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक निश्चित समय में जो अर्थव्यवस्था में जो संतुलन बनाया हुआ है वो लंबे समय तक चलता रहता है, जब तक कि अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो संतुलन की स्थिति यही सेम ही रहती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत एक व्यष्टि के द्वारा जो संतुलन तय किया जाता है उस संतुलन को शो किया जाता है, दिखाया जाता है, और जब तक कि अर्थव्यवस्था में कोई चेंज नहीं हो वो संतुलन लंबे समय तक वैसे ही बना रहता है। किस प्रकार का संतुलन बना रहता है व्यष्टि स्थैतिक में, तो मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले OX/Y एक्सेस लेंगे, इधर मांग और पूर्ति लिखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई इधर लिखेंगे, कीमत प्राइस बोले तो प्राइस, और इधर डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगा। इसके बाद में हम सबसे पहले डिमांड कर्व बनाते हैं, DD वक्र को बोलते हैं, ठीक है। इसका जो सिस्टम होता है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, यानी बाएं से दाईं ओर गिरने का इसका जो प्रवृत्ति रहती है। डिमांड टॉपिक आएगा तब आपको डिटेल से बताएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये वक्र लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, ठीक है, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है। सप्लाई वक्र की बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट में रही ऐसा है, राइट में रही ऐसा है, तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। तो ये SS वक्र है, सप्लाई वक्र है, जहां मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक ना, कट टू ईच अदर, एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। और ये इक्विलिब्रियम क्या बताता है, एक क्वांटिटी और एक प्राइस को शो करता है। ये इक्विलिब्रियम हो गए यहाँ, और नीचे इधर मिलाएंगे तो पता चलेगा कि किस क्वांटिटी पे क्या प्राइस तय किया गया है या किस प्राइस पे क्या क्वांटिटी जो मिल रही है। तो हम कहेंगे OP कीमत पर OQ मात्रा का डिक्लेरेशन हुआ है, ये निर्धारण हुआ है। OP कीमत पर OQ मात्रा है जो हमें मिल रही मार्केट में। यदि मैं आपको किसी चीज़ का एग्जांपल लेके दूँ तो ये कहेंगे कि टमाटर मिल रहे हैं, प्राइस ये मान लेते हैं कि 50 रुपये की, इधर लिख सकते हैं, और इधर गए 1 kg, तो 50 रुपये में 1 kg है कोई चीज़ मिल रही है। जब तक कि डिमांड एंड सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा ये कंडीशन ऐसे ही बनी रहेगी, संतुलन की स्थिति यही रहेगी जो लंबे समय तक चलेगी। तो इस तरीके से आप इस संतुलन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले OX पे OY पे क्या लिखा है वो लिखते हैं। OX पे हमने क्या लिखा है, मांग एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति को शो किया, हमने दर्शाया है। OY पे हमने दिखाया है कीमत को दर्शाया गया है। E क्या है, E संतुलन है, जहां E is equilibrium where set of price and
क्वांटिटी, ठीक है, जहाँ मांग और पूर्ति का निर्धारण, कीमत और मात्रा का निर्धारण होता है, जहाँ कीमत एवं मांग, इसको मांग पूर्ति भी लिख सकते हैं और मात्रा लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, कीमत एवं मात्रा का निर्धारण होता है। मात्रा की जगह आप मांग और पूर्ति भी लिख सकते हो, ठीक है, बट यहाँ मात्रा ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मांग और पूर्ति किसी न किसी क्वांटिटी में होती है, तो इसलिए आप मात्रा लिखना चाहिए हमें। तो ये इक्विलिब्रियम है यानी संतुलन है, जहाँ किसी वस्तु कीमत और मात्रा का निर्धारण होता है। जब तक कि अर्थव्यवस्था में कोई चेंज नहीं होता है, इक्विलिब्रियम यही रहेगा यानी संतुलन यही रहेगा। तो और भी इसमें एक दो चीज़ें इनके बारे में लिखना चाहिए। डीडी क्या है, एसएस क्या है, डीडी मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है, और आगे लिखेंगे जब ये एक दूसरे को काटते हैं, कट टू ईच अदर, तो संतुलन की स्थिति बनती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे और डिस्क्राइब करेंगे, सभी को लिखना है आपको कि मांग और पूर्ति वक्र है, ये बाएं से दाएं गिरता हुआ जो वक्र है, ये बाएं हिस्से में रहे, दाएं हिस्सा इसलिए बोल रहा हूँ, बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ वक्र है वो मांग वक्र है, बाएं से दाईं ओर ऊपर की ओर बढ़ने वाला वक्र है वो पूर्ति वक्र है। एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहाँ इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, जहाँ किसी वस्तु की ये कीमत और इधर क्वांटिटी का निर्धारण हो जाता है, ठीक है, यानी मात्रा का निर्धारण हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम सभी डायग्राम का जब भी डिस्क्राइब करना हो तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में तो मैंने लिख दिया, बाकी जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना चाहिए ये चीज़ें। तो जब तक कि इसमें लास्ट में इसका ये है कि जब तक कि अर्थव्यवस्था में कोई, नीचे लिखना है, जब तक कि अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, संतुलन की स्थिति यही लंबे समय तक बनी रहती है, और यही क्या है, एक व्यष्टि स्थितिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।